गुड आफ्टरनून टू यू ऑल स्टूडेंट्स। देखिए, आज एक नया टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है 1917 की रूसी क्रांति के द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917। आपने क्रांतियों के बारे में पहले भी पढ़ा है। आपने सेकेंड ईयर में 1857 का रिवोल्ट पढ़ा था और इस साल भी आपने इसी सेमेस्टर में 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ा था। तो ये जो 1917 की रूसी क्रांति है, ये इसने केवल रूस के इतिहास पे नहीं बल्कि विश्व पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये एक तरह से युग प्रवर्तक घटना मानी जाती है। इस क्रांति की प्रेरणा लेकर बहुत से राष्ट्रवादियों ने, क्रांतिकारियों ने अपने अपने देशों में क्रांति की। ये प्रेरणा स्रोत बन गई अन्य देशों में क्रांति के लिए। इसको बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो जो क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, वो जनरली जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि 1917 की रूसी क्रांति के क्या कारण थे और इसके क्या परिणाम निकले। घटनाओं के बारे में अमूमन कम ही पूछा जाता है, लेकिन हम ब्रीफली जो है घटनाओं के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कारण जान लेते हैं कि क्रांति के कारण क्या थे। तो जो पहला कारण था वो था ज़ार का निरंकुश शासन, ऑटोक्रेटिक रूल ऑफ ज़ार। आप कहेंगे ज़ार का क्या मतलब है? ज़ार ये रशियन भाषा, रूसी भाषा का एक शब्द है जो कि रूस के राजा के लिए प्रयुक्त किया जाता था। अंग्रेज़ी में अगर हम इसको लिखते हैं तो CZAR, इसमें C साइलेंट होता है, इसलिए इसको ज़ार कहा जाता है। ज़ार मतलब राजा, रूसी राजा। तो जो ज़ार थे, जैसे अलेक्जेंडर सेकेंड, अलेक्जेंडर तृतीय, निकोलस द्वितीय, ये जो शासक थे ये बहुत ही निरंकुश थे। दे वर वेरी ऑटोक्रेटिक। मनमाने ढंग से काम करना, उनके मुख से निकला शब्द कानून बन जाता था। दे बिलीव्ड इन द थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स ऑफ किंग्स, यानी राजा के दैवीय अधिकारों के सिद्धांत में विश्वास रखते थे कि राजा जो है धरती पर ईश्वर की प्रतिछाया है। द किंग इज़ द शेडो ऑफ द गॉड ऑन अर्थ। तो इस तरह से वो मनमाने ढंग से काम करते थे और तरह तरह के प्रतिबंध लगा रखे थे लोगों पर। जैसे उनको बोलने की स्वतंत्रता नहीं थी किसी भी शासक के खिलाफ, और विश्वविद्यालयों में प्रतिबंध लगा रखा था। रूसी ज़ार के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता था। और सरकारी नियंत्रण हर एक, जैसे समाचार पत्र हैं या जो पश्चिमी विचार हैं, उन पर से मतलब सरकारी नियंत्रण स्थापित कर रखा था। तो इस तरह की चीज़ें। तो कहने का अर्थ ये है कि ज़ारों का जो शासन था, विभिन्न ज़ार रहे रशिया में राइट फ्रॉम 1858 टू 1917। तो ये जितने भी ज़ार थे ये सब निरंकुश ढंग से शासन कर रहे थे। दूसरी बात ये कि जो इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश किया था, अयोग्य शासन, वो जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो इनएफिशिएंट था। इसमें जो काम करने वाले कर्मचारी थे वो रिश्वतखोर होते थे। वो बस अपनी जेबें गर्म करने में लगे रहते थे। बड़े बड़े ओहदों पर, बड़े बड़े पदों पर केवल उच्च वर्ग के लोगों को ही भर्ती किया जाता था। एट दैट टाइम द कैरियर वॉज नॉट ओपन टू टैलेंट, यानी आपका जो मुस्तकबिल है वो आपके प्रतिभा पर आधारित नहीं था, आपकी काबिलियत पर आधारित नहीं था, वो आपके किस वर्ग से संबंधित हो उस पर आधारित था। फिर ज़ार की जो पत्नी थी, जैसे अगर हम निकोलस द्वितीय की बात करें, रूसी क्रांति के समय जो ज़ार था वो निकोलस सेकेंड था। तो ज़ार की जो पत्नी थी ज़ारीना, वो एक जर्मन थी, जर्मन राजकुमारी थी। तो उसका रूस के लोगों के प्रति कोई लगाव नहीं था। शी वॉज नॉट एट ऑल अफेक्शनेट विद द पीपल ऑफ रशिया। उनकी समस्याओं को लेकर वो बिल्कुल ही नामुराद थी। वो बिल्कुल, उसको कोई मतलब नहीं था जनता से। और वो प्रभाव में थी एक पाखंडी साधु था जिसका नाम था रसपुतिन। रसपुतिन एक बहुत ही दुराचारी
बहुत ही पाखंडी जो है साधु हुआ करता था, और उसने जो है ना ज़ारीना को इतना ज़्यादा अपने प्रभाव में ले रखा था कि अपने जो विश्वास पात्र होते थे उनको महत्वपूर्ण पदों पर ज़ारीना को कह के वो लगवा दिया करता था। और ज़ारीना जो है वो अपने पति निकोलस द्वितीय को निरंकुश ढंग से शासन करने के लिए प्रेरित करती थी। तो ये ज़ारीना और रस्पुतिन दोनों का इतना ज़्यादा प्रभाव था कि लोग इनके प्रभाव से तंग आ चुके थे। और जो ज़ारीना थी वो तो बिल्कुल बेमुरव्वत थी, बिल्कुल भी जो रूसी जनता है उसके प्रति बेहिस थी, बिल्कुल उसको कोई ख्याल ही नहीं था। तो इस तरह की बातें थी। फिर रूस में जो किसानों की स्थिति थी, अगर हम किसानों की बात करें तो वो बहुत दयनीय थी। उन पर करों का बहुत ज़्यादा बोझ था और कृषि को सुधारने का कोई प्रयास नहीं किया जाता था। नो एफर्ट्स टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर। और कृषि करने के जो ढंग थे दे वर वेरी यू कैन ट्रेडिशनल, बहुत पुराने हुआ करते थे। तो ये जो है ना बहुत असंतोष और बेचैनी जो है व्याप्त थी, जिसने 1917 की क्रांति को ट्रिगर किया। इसी तरह से जो अन्य एक असंतुष्ट वर्ग था वो था मजदूर वर्ग। दे वॉज डिसकंटेंट अमंग द वर्कर्स। देखिए फैक्ट्री में काम करने वाले तो मजदूर होते थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन रशिया में भी आया, ऑल्दो इट वॉज लेट टू कम। इट हैपेंड समवेयर अराउंड 1890 और सो। 1890 के आसपास इंडिया में, सॉरी रशिया में ये एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। तो क्या था कि जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर हैं उन्हें कई कई घंटे काम करना पड़ता था। दे वर मेड टू वर्क फॉर 15 to 20 आवर्स। और जबकि नॉर्मल जो वर्किंग आवर्स है आज के टाइम में अगर हम देखें तो इट इज़ जनरली अराउंड 8 आवर्स और 9 आवर्स। तो 15 से 20 घंटे काम करना पड़ता था उनको। जो हालात होते थे, बहुत ज़्यादा कंजेशन होता था, छोटे छोटे कमरे होते थे, उनके जो मशीन लगी होती थी वो ना तो कोई रोशनी का प्रबंध होता था ना हवा का प्रबंध होता था। सम वर्कर्स यूज्ड टू डाई वाइल यूजिंग द मशीन्स। मशीनों पे काम करते समय उनकी मृत्यु हो जाया करती थी, उनका कोई मुआवजा नहीं होता था मृत्यु का। तो these were all the problems of workers. The workers were a discontented lot. और देखिए अगला जो कारण हम कह सकते हैं कि समाजवाद का प्रचार। समाजवाद जब उत्पादन के साधनों पर थोड़े से लोगों का स्वामित्व नहीं रहकर बल्कि समाज का स्वामित्व होता है, उसको हम समाजवाद कहते हैं। उत्पादन के जो साधन होते हैं उस पर जब सरकार का या समाज का अधिकार होता है, तो इस तरह के जो विचार हैं समाजवादी विचार, ये रूस में पनप रहे थे। और कार्ल मार्क्स उसने ये कहा था कि विश्व भर के सभी मजदूर एक हो जाओ, द वर्कर्स ऑफ ऑल द कंट्रीज यूनाइट। तो ये सब जो है उस समय चल रहा था। 1883 में मार्क्स का एक अनुयायी था जिसका नाम था जॉर्जी प्लेखानोव। जॉर्जी प्लेखानोव ने रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक पार्टी की स्थापना की थी, RSDP, रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी। 1898 में दूसरे अन्य दलों के साथ मिलकर ये पार्टी जो है रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक लेबर पार्टी हो गई, यानी कि मजदूर पार्टी, RSDLP। इस पार्टी का जो वाम पक्ष का नेता था, ये जो RSDLP मैंने आपको बताया, इसका जो वाम पक्ष यानी लेफ्ट विंग का जो नेता था उसका नाम था व्लादिमीर इलियच उलयानोव, एंड ही वॉज पॉपुलरली नोन एज लेनिन। आपने नाम सुना होगा, पॉलिटिकल साइंस में कभी पढ़ा हो या हिस्ट्री में कभी पढ़ा हो, लेनिन का नाम, ही वॉज वेरी फेमस। ठीक है, मार्क्सिस्ट। तो देखिए लेनिन की जो पार्टी थी 1903 में इस पार्टी का बहुमत हो गया। मतलब लेनिन जिस पार्टी का नेतृत्व कर रहा था, वाम पक्ष का नेतृत्व कर रहा था, एक ही पार्टी का, उसका बहुमत स्थापित हो गया। तो जो जिनका बहुमत स्थापित हुआ उनको बोल्शेविक कहा जाने लगा। बोल्शेविक इट्स अ रशियन वर्ड फॉर मेजॉरिटी। ठीक है, बहुमत यानी मेजॉरिटी। मेजॉरिटी के लिए बोल्शेविक शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए जो क्रांति हुई थी इसको बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है।
तो देखिए उनका क्या उद्देश्य था। उनका उद्देश्य था समाजवादी व्यवस्था कायम करना, ज़ारों के निरंकुशता को ख़त्म करना। उस समय क्या था कि गैर रूसी जातियों का दमन चल रहा था। जो नॉन रशियन रेसेस थी, जैसे पोल्स, फिन्स, पोलैंड के लोग, फिनलैंड के लोग, वो थोड़े थोड़े लोग थे रशिया में। तो उन पर रूसी करण किया जा रहा था, उन पर रूसी भाषा, रूसी रिवायत यानी रिवाज जो है वो थोपे जा रहे थे। तो ये सब अंत करना चाहते थे। मज़दूरों की दशा में सुधार करना चाहते थे। दे वांटेड टू ब्रिंग सम रिफॉर्म्स रिगार्डिंग द कंडीशन ऑफ वर्कर्स, जैसे उनके घंटे निर्धारित करना काम करने के, भाई 8 घंटे काम करें। तो ये सारी चीज़ें जो है ये सब समाजवाद के प्रसार के अंतर्गत आती हैं। फिर देखिए पश्चिमी विचारों का भी प्रसार हुआ रशिया में। रशिया एज यू नो लाइज इन द ईस्टर्न यूरोप। तो वेस्टर्न यूरोप के जो नेशंस थे उसमें आप ये देखिए कि डेमोक्रेसी की बात की जाती थी, उदारवाद, इंग्लैंड में उदारवाद आया था, और स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, दीज वर ऑल द काइंड्स ऑफ आइडियोलॉजीज दैट वर प्रेवलेंट एट दैट टाइम। और उनका बड़ा प्रभाव हो रहा था, क्योंकि बहुत से जो पढ़े लिखे मतलब तालीम याफ्ता जो रशियंस थे, जैसे मैक्सिम गोर्की और दोस्तोवस्की और लियो टॉल्स्टॉय, आपने वॉर एंड पीस पढ़ा, मतलब उसके बारे में सुना होगा, तुर्गनेव। तो ये कुछ ऐसे थे लोग जिन्होंने पाश्चात्य विचारधारा को लोगों तक पहुंचाया अपनी किताबों के माध्यम से। ऑल्दो दे वर सप्रेस्ड, उन पर काफ़ी प्रतिबंध लगा रखे थे, लेकिन फिर भी देखिए चाहे सब कुछ रुक जाए, लेकिन विचारों का जो संप्रेषण है वो नहीं रुक सकता। तो पश्चिमी विचार ज़रूर पहुँचे लोगों तक। और एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा 1917 की रेवोल्यूशन का, वो था रसो जापानीज़ वॉर, यानी रूस और जापान के बीच में युद्ध। अब आप कहेंगे कि रूस तो इतना बड़ा देश और जापान छोटा सा देश। तो उस समय ज़ार भी ये सोच रहा था कि हम जापान को आसानी से पराजित कर देंगे, लेकिन हुआ उल्टा। 1904-05 में जो युद्ध हुआ रूस और जापान का, उसमें रूस जो है पराजित हो गया। तो ये बड़ी शर्मनाक बात थी। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे एक राक्षस को एक बौने ने हरा दिया। तो इससे बड़ी मिट्टी पलीत हुई ज़ार की, और काफ़ी उसकी अलोकप्रियता बढ़ी। लोगों को इट वाज ए क्वेश्चन ऑफ नेशनल शेम, राष्ट्रीय शर्म की बात थी। और एक और जो इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा वो 1905 की रूसी क्रांति रही, द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1905। देखिए जब ये जो वर्कर्स थे, खासकर मज़दूर जो थे रूस में, बहुत असंतोष बढ़ रहा था उनके अंदर। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम 22 जनवरी 1905 को रूसी ज़ार के आगे अपना मांग पत्र प्रस्तुत करेंगे। तो 11 मांगों का चार्टर लेकर जो है रविवार के दिन एक पादरी था, नवयुवक पादरी, जिसका नाम था फादर गैपो। पादरी को फादर, जैसे चर्च में पोप होता है, फादर होता है, तो पादरी को फादर बोलते थे। तो फादर गैपो के नेतृत्व में लगभग 1.5 लाख लोग, 1.5 लाख मजदूर इकट्ठे हो गए और सेंट पीटर्सबर्ग के राजमहल में जाने को तैयार हो गए। तो ये बहुत ही निहत्थे, शांतिपूर्वक ढंग से अपना प्रदर्शन कर रहे थे, जा रहे थे ज़ार के पास अपनी मांगों का पत्र लेकर। लेकिन इन पर निहत्ती जनता पर, शांतिपूर्वक ढंग से जा रहे लोगों पर गोलियां बरसाई गई। तो देखिए जो ज़ार था वो पुलिस की मदद से जो है शक्ति प्रदर्शन करता था। ये तरह तरह के जो प्रतिबंध लगाए थे, इसमें भी पूरी पुलिस का योगदान था, उनको खुली छूट दे रखी थी। तो देखिए जब ज़ार पर हमला हुआ इस तरह से, तो वो पूरे देश में हलचल मच गई। और आप ये देखिए कि इतने लोग मारे गए, उसमें हज़ारों मजदूर मारे गए और हज़ारों घायल हो गए जब गोलियां जो चली ताबड़तोड़। तो ये पूरे देश में खबर फैल गई इस बात की। तो बहुत से सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया ज़ार के खिलाफ। तो जब स्थिति नियंत्रण के बाहर जाती नजर आई, तो फिर 30 अक्टूबर 1905 को ज़ार ने घोषणा पत्र जारी किया, और उसने लोगों को संगठन बनाने, और ये सब संगठन बनाना बैन था उस समय, तो उसको मान लिया और भाषण देने पर छूट दे दी गई। और रशियन पार्लियामेंट में उसने एक ऐसी व्यवस्था की कि भाई जो ड्यूमा जो होती थी, रशियन पार्लियामेंट को ड्यूमा बोलते थे, तो उसमें कानून बनाने का अधिकार का भी आश्वासन दिया। तो ये सारी चीज़ें दी। लेकिन जैसी स्थिति में परिवर्तन हुआ कुछ समय बाद, तो फिर निरंकुशता जो है स्थापित कर दी।
लेकिन हालांकि इट फेल्ड 1905 रेवोल्यूशन, बट इट्स रिजल्ट्स वर फार रीचिंग। इसके बाद जो आखिरी कारण था वो था प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। देखिए ये क्रांति के जो बीज थे वो इकट्ठे हो रहे थे, मतलब बीज बो दिए गए थे, बस अब ये था कि वो अंकुरित होने की बात थी। अब अंकुरित तब हुए जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ और रूस के ज़ार ने रूस की जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए जो है ना मतलब युद्ध के प्रति आकर्षित करने के लिए और जो समस्याएं थी उनसे ध्यान हटाने के लिए रूस को प्रथम विश्व युद्ध में धकेल दिया। प्रथम विश्व युद्ध में इतने सैनिक भेजे गए, यहाँ तक कि बहुत से मजदूरों को, बहुत से किसानों को सैनिक की वर्दी पहना दी गई, उन्हें युद्ध क्षेत्र में भेज दिया गया और उसमें उनको पराजय का सामना करना पड़ा। बहुत से सैनिक मारे गए, उत्पादन कम हो गया क्योंकि सैनिक भर्ती किए गए, मजदूरों को हटा के, किसानों को हटा के, तो क्या हुआ, उत्पादन कम हुआ। उत्पादन कम हुआ तो वस्तुओं की जो कीमतें थी वो आसमान छूने लगी। तो इस तरह से संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई और लोगों में भारी रोष व्याप्त हो गया और ये 1917 की रूस की क्रांति का कारण बना। ठीक है, तो ये कारण थे रूस की क्रांति के। बाकी जो इसके परिणाम, घटनाएं, वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।